अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। साइंस और हिसाब के स्टूडेंट्स को फ़लसफ़ा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि साइंस और हिसाब दोनों फ़लसफ़े ही से पैदा हुए हैं। फ़लसफ़ा, जिसे लव ऑफ विज़डम कहा जाता है, इसकी बुनियाद तारीख़ में यूनानियों ने रखी। ये वो वक्त है जब बहुत बड़े बड़े फ़िलोसोफ़र्स पैदा हुए। फ़लसफ़े पर मुबाहिसे होते थे, मादे, उसकी एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू, रीज़न और ज़ुबानों पर बहुत गहरी बातें लिखी जाती थीं और की जाती थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़लसफ़े से हिसाब और साइंस अलग हुए। फ़लसफ़े ने जन्म दिया हिसाब को और साइंस को। अगर आप यहाँ पर विकिपीडिया का ट्री देखें तो आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे हमारे पास फ़िलॉसफ़ी है और फ़िलॉसफ़ी से दो ब्रांचेस बाहर निकल रही है। एक है नॉलेज, जिससे आगे साइंस ने जन्म लिया, और दूसरी ब्रांच है, दूसरी शाख है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स से आगे हमारे पास मुख्तलिफ और ब्रांचेस आई, जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी देख सकते हैं। इसी तरीके से साइंस से आगे हम फिजिक्स देख सकते हैं, हम बायोलॉजी देख सकते हैं, हम केमिस्ट्री देख सकते हैं और हम सोशल साइंसेस भी देख सकते हैं। आप जब भी कोई चीज़ विकिपीडिया पर सर्च करते हैं तो उसके रूट वर्ड को अगर बार बार क्लिक किया जाए, मसलन आपने कोई भी वर्ड सर्च किया, उसके रूट वर्ड को, उसके मतलब को क्लिक किया, एक पेज आ गया, फिर उसके रूट वर्ड को क्लिक किया, फिर पेज आ गया, तो अमूमन 18-20 क्लिक्स के बाद आप एक ऐसे पेज पर, एक ऐसे मजमून पर चले जाएंगे जो कि उस कॉन्सेप्ट का फ़लसफ़ा बयान करेगा। फ़लसफ़े से आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज अलग हुआ, फिर मैथमेटिक्स अलग हुआ, डार्विन आए तो बायोलॉजी अलग हुई, क्योंकि डार्विन ने जब अपनी थेरीज दी तो हमें बायोलॉजी अलग होती हुई नजर आई। हमने फ़लसफ़े की इस ब्रांच का नाम बायोलॉजी रख दिया। इसी तरीके से फ़लसफ़े की एक ब्रांच का नाम फिज़िक्स रख दिया गया, केमिस्ट्री रख दिया गया, और फ़लसफ़ा मुख्तलिफ साइंस की और मैथमेटिक्स की ब्रांचेस में बढ़ता गया। यही वजह है कि जब भी आप पुराने साइंसदानों के पेपर्स देखते हैं तो वहाँ पर आपको फ़लसफ़े, फ़िलॉसफ़ी का वर्ड ज़रूर नज़र आता है। mesela मैं आपको यहाँ पर न्यूटन का पेपर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फ़िलॉसफ़ी का वर्ड साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलॉसफ़ी ऑफ साइंस हमें ये बताती है कि कौन सी चीज़ साइंस के दायरा कार में आती है और कौन सी चीज़, कौन सा इवेंट साइंस के दायरा कार में नहीं आता। फ़िलॉसफ़ी ऑफ साइंस हमें ये भी बताती है कि हम थेरीज़ को कैसे डेवलप करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी को कैसे जांचा जाता है। आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि साइंस की तरक्की का काम कैसे करना है उसे फ़लसफ़ा बयान करता है। कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब साइंस के पास नहीं है, मसलन टाइम क्या है, वक्त क्या है, कहाँ से आया। इन सवालात को हम फ़लसफ़े की मदद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फ़लसफ़ा में ये भी बताता है कि साइंस में तरक्की कैसे होगी, साइंटिफिक मेथड कैसे बनाया जाएगा, उसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे और एक्सपेरिमेंट की साइंस में क्या अहमियत होगी। चेंज के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक चेंज वो है जो ग्राउंड पर आती है, जिसे रियलिटी कहा जाता है। ये चेंज कॉन्टिन्यूस चेंज होती है, मुस्तकिल चेंज होती है, जबकि दूसरी चेंज परसेप्शन की चेंज होती है, जो आपके दिमाग के अंदर आपके परसेप्शन को चेंज करते हैं। और ये चेंज सडन होती है, एकदम आपका परसेप्शन किसी चीज के बारे में यकदम चेंज हो जाता है। ये कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रीट चेंज में आती है। तो हमारे पास चेंज के दो हिस्से होते हैं। जो रियलिटी में चेंज होती है उसे कॉन्टिन्यूस चेंज कहा जाता है, और जो परसेप्शन की चेंज होती है वो एक इम्पल्सिव चेंज होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप चेंज चाहें तो सबसे पहले परसेप्शन में चेंज आना ज़रूरी है, ताकि आपको रियलिटी में चेंज नज़र आए। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे रियलिटी को, क्योंकि मैं एक कहानी बना रहा हूं जिसका मतलब आपको कुछ स्लाइड्स के बाद समझ आना शुरू हो जाएगा। हमारी दुनिया, रियल वर्ल्ड, इसकी एक खसूसियत है कि ये कॉम्प्लेक्स होती है। दुनिया में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इंफॉर्मेशन डेटा से आती है। तो दुनिया में जितने भी इवेंट हम देखते हैं हमें वो कॉम्प्लेक्स नज़र आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है जो कि डेटा पर बेस करती है, और उनमें से हमें फैक्ट्स नज़र आते हैं, हमें फैक्ट्स मिलते हैं। रियल वर्ल्ड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मसलन रियल वर्ल्ड में, रियलिटी में अनसर्टेनिटी मौजूद होती है, चीज़ें डाइवर्स होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, और वो कॉन्टिन्यूस चेंज कर रही होती हैं।
मसलन मौसमों का हाल ले लीजिए, तो मौसम कॉन्टिन्यूसली चेंज भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ मौसम मुख्तलिफ किस्म के हैं, डाइवर्स हैं। हमारे सामने जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो रियलिटी पर बेस करती हैं, वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो अनसर्टेन होती हैं, वो डाइवर्स होती हैं। लेकिन जो हमारी परसेप्शन होती है, जो हमारे दिमाग के अंदर हमारे माइंड में होती है, वो मॉडल्स पर बेस करती है। हम चीज़ों को मॉडल्स बनाकर समझते हैं। तो जब भी आप कोई इवेंट दुनिया में देखते हैं, रियलिटी में देखते हैं, तो उसका एक मॉडल, उसकी एक सिंप्लीफिकेशन, उसकी एक आसान तस्वीर आप अपने दिमाग में बनाते हैं। मैं आपको मीनार पाकिस्तान दिखा रहा हूं जिसे आपने देखा, और उसके बाद उसका एक मॉडल आपने अपने दिमाग में बिठा लिया। याद रखिए कि ये एक सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए इस मॉडल में बहुत सी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होगी। मैं अब आपको एक और मॉडल दिखाता हूं। जब भी हम धनक देखते हैं, हम रेनबो देखते हैं, तो हम धनक को बनाने के लिए 7 रंग इस्तेमाल करते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन है, ये एक रियल वर्ल्ड इवेंट की सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि धनक में 7 रंग तो नहीं होते, धनक में तो 20 रंग होते हैं। लेकिन अगर हमने उसको अपने दिमाग में लेके जाना है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग सिंप्लीफाइड चीजों को समझता है। इसलिए जब उसको मैं मॉडल करूंगा तो मेरे पास 7 रंग आ जाएंगे। आप सोलर सिस्टम का मॉडल ले लीजिए, इसको भी हमने ओवर सिंप्लीफाइड किया है, क्योंकि सोलर सिस्टम इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हमने उसका एक मॉडल बनाया है जिसको हमने बहुत सिंप्लीफाई किया है ताकि हम उसको याद रख सकें। इसी तरीके से मैं आपको ज़मीन का एक ग्लोब दिखाता हूँ। ये भी एक मॉडल है जो कि हमने अपने माइंड में बनाया है। हकीकत में ज़मीन इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम हमेशा मॉडल्स को सिंप्लीफाई करके अपने दिमाग में रखते हैं ताकि हम उनसे 3 काम ले सकें। मॉडल बनाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दूसरों को समझाना चाहते हैं, उसके लिए मॉडल की जरूरत होती है। हम चीजों को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में क्या चीज होने वाली है, उसके लिए हमें मॉडल्स की जरूरत होती है। और कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद उन मॉडल के जरिए हम फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और तीसरी चीज ये है कि मॉडल की जरूरत हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा होती है। मॉडल किस किस्म के हो सकते हैं? मॉडल इक्वेशन भी हो सकती है, E = mc² एक मॉडल है। इसी तरीके से आपके पास फॉर्मूला हो सकते हैं, आपके पास हाइपोथेसिस हो सकते हैं, थेरीज हो सकती हैं। ये वो तमाम मॉडल्स हैं जो हम अपने ब्रेन में बनाते हैं रियल टाइम इवेंट्स को देख के, ताकि हम चीज़ों को आसानी से याद रख सकें। एक ड्राइंग भी मॉडल हो सकती है। जिस तरीके से आप यहाँ पे एक स्वान की ड्राइंग देख रहे हैं, नंबरों को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर ड्राइंग की शक्ल में दिखाया जाए तो ये भी हमारे पास एक मॉडल है जिसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी मैं रियल टाइम इवेंट को ऑब्जर्व करता हूं, किसी चीज को ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए, रियलिटी को जानने के लिए मैं उसका एक मॉडल बनाता हूं, और उस मॉडल के जरिए मैं उसे अपने दिमाग में सेव कर लेता हूं। इस पूरे प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। हम चीजों को आसान करके अपने दिमाग में छोड़ देते हैं। मैं आपको इंडक्शन की एक एग्जांपल देता हूं कि मैं बाहर गया तो मैंने रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जर्वेशन ली, एक फैक्ट को मेजर किया, और वो फैक्ट ये था कि मुझे एक व्हाइट कलर का स्वान नजर आया। ये एक सिंगुलर स्टेटमेंट है, और इसकी बेसिस पर मैंने ये कहा, जनरलाइज स्टेटमेंट बना दी कि तमाम स्वान्स व्हाइट कलर के होते हैं। सिंगुलर स्टेटमेंट से जनरल स्टेटमेंट में आते हुए बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस मौजूद हैं। तो जब हम इंडक्शन करते हैं तो हम एक सिंगुलर फैक्ट को लेते हैं और उसके बाद जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मैं एक और शहर गया तो मैंने एक ब्लैक कलर का स्वान देखा। अब मेरी जनरलाइजेशन गलत साबित हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप बाहर गए और आपने देखा कि ब्लू कलर के रोजेस आपको नजर आए, तो ये आपकी एक सिंगुलर स्टेटमेंट थी कि दिस रोज इज ब्लू। तो उस पर आपने जनरलाइज कर लिया कि तमाम रोजेस ब्लू होते हैं। लेकिन इस जनरलाइजेशन में, इस इंडक्शन में गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और आपने कुछ अरसे के बाद देखा तो आपको येलो कलर के, रेड कलर के रोजेस नजर आए। इसका मतलब यह है कि आपकी इंडक्शन गलत है, आपकी जनरलाइजेशन गलत है। हम अपनी दुनिया में रियल टाइम सिंगुलर फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर इंडक्शन के जरिए उन्हें जनरलाइज करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, और वो मॉडल्स की फॉर्म होती है थेरीज, लॉज, हाइपोथेसिस, रेगुलरिटीज। लेकिन इंडक्शन के कुछ रूल्स हैं, और सबसे पहला रूल ये है कि जब आप इंडक्शन करने जा रहे हैं तो आप सिंगुलर फैक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, आपको टोटली अनबायस होना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन साइंसदान जब अपनी थेरीज पर काम कर रहे होते हैं
तो वो अनबायस नहीं रह पाते, इसलिए वो सिंगुलर फैक्ट्स को गलत ऑब्जर्व कर जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आपका काम या आपकी रिसर्च आपको किसी एक तरफ मत लेकर जाए, आपको टोटली अनबायस होना चाहिए। इंडक्शन में हम जनरलाइजेशन करते हैं, हम एक फैक्ट को मेजर करते हैं और उसके बाद जनरलाइज करके लॉज बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बनाते हैं। इंडक्शन के कुछ रूल्स भी हैं। पहला रूल ये है कि जब आप जनरलाइज करेंगे तो आपको ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा लेनी है। जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस आप लेंगे उतनी ही अच्छी इंडक्शन आप कर पाएंगे, उतनी ही अच्छी जनरलाइजेशन होगी और उसके चांसेस कम होंगे कि उसको झुटलाया जा सकता है। इसी तरीके से दूसरा रूल यह है कि जब आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है तो उसको मुख्तलिफ कंडीशंस में ऑब्जर्व करना है। आप स्वान को ऑस्ट्रेलिया में भी ऑब्जर्व करें, कनाडा में भी करें, पाकिस्तान में भी करें, यूरोप में भी करें, इंडिया में भी करें। तो आपने हर किस्म की डिफरेंट कंडीशंस में वही ऑब्जर्वेशन बार बार लेनी है और फिर आपने जनरलाइजेशन की तरफ जाना है। एक या दो या चंद मेजरमेंट्स पर आपने जनरलाइजेशन नहीं करनी, वरना आपकी इंडक्शन बहुत ज्यादा वीक होगी। आखिरी चीज ये है कि कोई एक ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए जो कि आपके जनरल हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दे। यानी आपको तमाम ऑब्जर्वेशन में एक भी ब्लैक स्वान नहीं मिलना चाहिए, तब आप ये कह सकते हैं कि तमाम स्वान्स व्हाइट कलर के होते हैं। और इसकी वजह यह कि इंडक्शन हम इसलिए करते हैं कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, हम प्रिडिक्ट कर सकें और हम इससे टेक्नोलॉजी बना सकें, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। साइंटिफिक थिंकिंग दो किस्म की होती है। पहली थिंकिंग इंडक्शन होती है, जो मैंने आपको बता दी। न्यूटन ने जब F=m में इंड्यूस किया तो उन्होंने पहले रियल टाइम इवेंट्स देखे दुनिया में। उन्होंने जमीन पर चीजों को मूव करते हुए देखा, उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा, उन्होंने चांद को जमीन के गिर्द मूव करते हुए देखा, उन्होंने मेटेरॉइड्स को मूव करते हुए देखा और उससे उन्होंने एक जनरलाइज्ड फार्मूला इंड्यूस किया इंडक्शन की, जिसे F=ma कहा जाता है। इसी तरीके से आइंस्टाइन ने भी इंडक्शन का सहारा लिया। उन्होंने जो साइंटिफिक थिंकिंग की वो इंडक्शन बेस्ड साइंटिफिक थिंकिंग थी, जिसमें उन्होंने फॉर्मूला दिया, उन्होंने इक्वेशन दी E=mc²। तीसरी एग्जांपल मैं आपको बायोलॉजी से दूंगा, जिसमें हमारे पास स्टैनले मिलर ने एक मॉडल बनाया दुनिया का और उस मॉडल के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि दुनिया में लाइफ कैसे शुरू हुई। मैं आपको यहाँ पर दुनिया का, अर्ली दुनिया का, शुरू की दुनिया का एक मॉडल दिखा रहा हूँ। इस मॉडल में उन्होंने दुनिया की उस वक्त की गैसेस की एटमॉस्फेयर बनाई, उन्होंने पानी भी बनाया, उन्होंने थंडरस्टॉर्म भी बनाए। तो उन्होंने रियल टाइम चीजों को देखकर एक मॉडल बनाया और ये मॉडल आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये भी हमारे पास एक मॉडल है जो कि इंडक्शन से आया। लेकिन एक और किस्म की भी साइंटिफिक थिंकिंग है जिसे डिडक्शन कहा जाता है और इस साइंटिफिक थिंकिंग में हम इन मॉडल को यूज करते हैं इनको स्पेशल ओकेजन के लिए, क्योंकि ये जनरलाइज्ड होते हैं। इनमें वैल्यूज पुट करते हैं और फॉर्मूलों से रिजल्ट निकाल लेते हैं, जो कि हम अपनी हर फिजिक्स की किताब के एंड पे जो न्यूमेरिकल्स करते हैं वो डिडक्टिव थिंकिंग के जरिए करते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग सुपीरियर थिंकिंग है, ऊंचे लेवल की थिंकिंग है, जबकि डिडक्टिव थिंकिंग निचले लेवल की थिंकिंग है। इसलिए यह जरूरी है कि हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में इंडक्टिव थिंकिंग पढ़ाई जाए, लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स करवा के डिडक्टिव थिंकिंग की तरफ रागिब किया जाता है। तो मैं आपको पूरी कहानी एक स्लाइड में दिखाता हूं कि हमारे पास रियल टाइम वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं वो डाइवर्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, रियलिटी में इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है और रियलिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, अनसर्टन होती है। रियलिटी में जब भी हम कोई इवेंट ऑब्जर्व करते हैं तो उसका मॉडल बनाते हैं समझने के लिए, ताकि हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। मुख्तलिफ किस्म के हम मॉडल्स बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जनरलाइजेशन या इंडक्शन थिंकिंग, जो कि एक सुपीरियर लेवल की थिंकिंग है। तो जब हम मॉडल बना देते हैं तो उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, उसमें नंबर्स, एल्गोरिथम्स, एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें यूज करते हुए हम डिडक्टिव थिंकिंग के जरिए रियल टाइम सिनेरियोज को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर मैंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाया, थ्योरी बनाई। यहां पर मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो कि ये बताता है कि तमाम कारें जिनका मैस m है और जो एक्सेलरेट कर रही हैं a के साथ, उन पर फोर्स F लग रही होगी। और अगर आप किसी एक कार के बारे में मुझे वैल्यूज देकर पूछेंगे तो फिर मैं डिडक्टिव थिंकिंग करूंगा, मैं उनमें वैल्यूज पुट करूंगा और आपको रियल टाइम सिनेरियो में उस कार पर लगने वाली फोर्स बता दूंगा। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि थिंकिंग कैसे की जाती है। इंडक्टिव थिंकिंग सुपीरियर थिंकिंग होती है, डिडक्टिव थिंकिंग आम थिंकिंग होती है, बार बार करने वाले काम होते हैं और फ्यूचर में
डिडक्टिव थिंकिंग को रिप्लेस करने जा रहे हैं रोबोट्स। तो रोबोट्स डिडक्टिव थिंकिंग करेंगे, वो काम जो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके कर रहे हैं ये फ्यूचर में रोबोट्स करेंगे। तो अगर आप सिर्फ ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसा नॉलेज हासिल कर रहे हैं जो कि डिडक्टिव थिंकिंग पर मुनहसिर है, तो आपको रोबोट्स जॉबलेस कर देंगे, आपकी नौकरियां ले लेंगे और आपके हिस्से का काम वो करना शुरू कर देंगे। एक चीज मैं बता दूं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो ऑब्जर्वेबल नहीं होते। मसलन बिग बैंग एक फैक्ट है लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी थियरीज और मैथमेटिक्स हमें बताता है कि बिग बैंग हुआ। इंडक्शन कभी भी परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट इंडक्शन इम्पॉसिबल है क्योंकि इसके लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए और इन्फिनिट इटरेशंस चाहिए। आपको दुनिया का हर स्वान देखना पड़ेगा, आपको पैदा होने वाले हर स्वान के बारे में भी सोचना होगा और आपको उन स्वान्स के बारे में भी सोचना होगा जो मर चुके हैं। कहीं भी कोई स्वान ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो इन्फिनिट टाइम और इन्फिनिट इटरेशंस चाहिए परफेक्ट इंडक्शन के लिए। इसलिए वो मॉडल्स जो इंडक्शन बेस्ड होते हैं उनमें वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। थिंकिंग के दो हिस्से हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव थिंकिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्तियां ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।